जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच में हम ग्लोबली देख रहे हैं कि मार्केट्स पर वे आउट कर रहा है, डिफरेंट एसेट क्लास को इफेक्ट कर रहा है। देखना होगा कि आज इंडियन स्ट्रैटेजी किस तरह से पैन आउट होती है। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त ईटीना और ईटीना स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया बने हुए। निकुंज, मॉर्निंग। सबसे पहला बड़ा कंसर्न यही आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस तो डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर आप यूएस और यूक्रेन के बीच में डिफरेंट ग्राउंड्स पर देखें तो चाहे एग्री हो, कमोडिटीज हो, मेटल हो, हर तरह से इफेक्ट आएगा। एनर्जी इन्फ्लेशन हर एस्पेक्ट से निकल कर आएगा और बड़ा हुआ निकल कर आएगा। ऐसे में कैसा आप पैन आउट होता हुआ इंडियन मार्केट के लिए सिनेरियो देख रहे हैं? प्रियंका, देखिए, क्रूड का दाम बढ़ रहा है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स आ रही हैं, यील्ड को लेकर के भी इस समय एक प्रकार का शार्पिश एडजस्टमेंट चल रहा है। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो सिचुएशन है, जो मैक्रोज हैं और जो स्टांस है, वो इतना ज़्यादा इस समय बुलिश नहीं हो सकता है, बिकॉज मार्केट भी एडजस्ट हो रहा है। एक मार्केट जहाँ हमको कुछ महीने पहले लगता था कुछ ख़राब नहीं हो सकता, अब लगता है कि सब खराब होने जा रहा है। तो मार्केट एक एडजस्ट हो रहा है। मार्केट की जो अर्निंग एस्टिमेट्स थे मैक्रो की वजह से, इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से, उनके अंदर काफ़ी एनालिसिस को लेके परिवर्तन आया है। देखिए, जो स्पाइक्स हुई हैं एक्स्ट्रॉर्डनरी हुई हैं। क्रूड के अंदर जो 75 का भाव था, अचानक 30% ऊपर है। किसी ने नहीं सोचा था रशिया और यूक्रेन की बात यहाँ तक पहुँचेगी। किसी ने नहीं सोचा था कि 1.2 1.3 पर जो यूएस बॉन्ड यील्ड जा रही थी वो 2 पहुँच जाएंगी और 2 पे रुक नहीं रही है। तो ये जो परिवर्तन आया है 45 दिन के अंदर, बहुत ही अचानक आया है। इनकी इम्प्लीकेशंस काफ़ी रहेंगे और उन्हीं इम्प्लीकेशंस को लेकर के मार्केट इस समय एडजस्ट कर रहा है। मैं डेटा देख रहा था एफआई सेलिंग का, और एफआई सेलिंग का अगर आप डेटा देखेंगे तो एफआई ने इस समय मार्केट के अंदर करीब करीब जीडीपी का आधा फीसदी बेचा है। और जीएफसी क्राइसिस जबकि वर्ल्ड एकदम धराशायी हो गई थी फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, जहाँ पर लेमन ब्रदर्स और बेरेंस्टर्न जैसी बड़ी कंपनियां बंद हुई थी, उस समय एफआई ने करीब 0.6 0.7 0.8 बेचा था। तो जो एफआई सेलिंग इस समय आ रही है एकदम ज़बरदस्त आ रही है, और एफआई सेलिंग को लेकर के मार्केट की जो रिदम है इस समय काफ़ी चेंज हो चुकी है। एफआई क्यों बेच रहे हैं उस बात पे हम चर्चा करेंगे, मगर डीआई जो खरीद रहे हैं इससे मार्केट अभी संभला हुआ है, मगर खुद हद तक। सो बॉटम लाइन यह है कि एक जो मार्केट जिसमें आप नवंबर तक स्टॉक्स को चेस कर रहे थे कि स्टॉक्स नए हाई बना रहे थे, अब जाकर के उनमें इन्वेस्ट कर रहे थे, वह ट्रेंड चेंज हुआ दिसंबर और जनवरी में बाय ऑन डिक्लाइन कि अगर मार्केट को आपने गिरावट में लिया, दिसंबर की गिरावट मिला, जनवरी को आपको उछाल मिला, जनवरी की गिरावट मिला, फरवरी में आपको उछाल मिला। मगर अब जो मार्केट का रुख है, पहले था चेस, फिर था बाय ऑन डिक्लाइन, अब था सेल ऑन राइज। मैं दोबारा बोलूँगा, नवंबर तक मार्केट का रुख था बाय एट एनी प्राइस एंड सेल हायर, फिर आया बाय ऑन डिक्लाइन, अब है सेल ऑन एवरी राइज। निकुंज, अगर ये सेल ऑन एवरी राइज है अभी, तो क्या है पूरी तरह से भी डिस्काउंटेड नहीं हुआ? इसका मतलब जब जब मार्केट के अंदर तेजी दिखेगी आप इसको बेचें, क्योंकि ये जो मैक्रो इवेंट्स आप बता रहे हैं शायद ये कूल ऑफ भी उतनी जल्दी नहीं होंगे। और ये क्या पूरी तरह से डिस्काउंटेड है मार्केट्स के अंदर अभी, क्या अभी भी 10% का एक रूम है बाकी? निम्पी, इस समय निफ्टी पर वो व्यू लेना बहुत मुश्किल रहेगा, बिकॉज अच्छी बात यह है कि एफआई बेच रहे हैं, डीआई खरीद रहे हैं। तो एक काउंटर बैलेंसिंग व्हील आपको ज़रूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि काउंटर बैलेंसिंग व्हील आपको देखने को मिल रहा है एफआई वर्सेस डीआई की वजह से लिक्विडिटी जो है उसमें इतना बड़ा वैक्यूम देखने को नहीं मिल रहा है। मेरा ये मानना है कि जो कुछ फ्लेयर्स अप हुए हैं ये भी सेटल होंगे। ऐसा नहीं है कि रशिया यूक्रेन को लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं आएगी, जो भी आएगी क्लैरिटी 10-15 दिन में पक्का आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि क्रूड के दाम रोज़ बढ़ते रहेंगे, वो 90 पे सेटल होते हैं, 80 पे सेटल होते हैं, कहीं ना कहीं जाकर के सेटल होंगे। क्रूड का पिछले 15 साल का चार्ट आप देखिए, 20 साल का चार्ट आप देखिए, बहुत रेयर होता है कि क्रूड 90-95 पर रहता है। और इस समय हम क्रूड की बात कर रहे हैं, जो क्रूड की जो डिमांड है उसके अंदर भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसका प्रमुख कारण इस समय यह है कि चाइना स्लो डाउन हो रहा है, ईवी आ रही है, यूएस नेट एक्सपोर्टर हो चुका है। तो लॉन्ग टर्म पैटर्न के हिसाब से क्रूड भी 90-95 पे सेटल नहीं होगा, उसमें भी कुछ राहत जरूर देखने को मिलेगी। और तीसरा, यूएस बॉन्ड यील्ड, अगर फेड आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर रेट बढ़ा देती है मार्च के अंदर, तो हमें पता लगेगा फेड भी क्या कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि डिम्पी जो स्थिति है यह बैड से और वर्स होने वाली है, कुछ ना कुछ हमें संकेत ज़रूर मिलेगा। मगर आपको क्या करना चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है, कौन से शेयरों में निवेश करना चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है। आप इस मंदी के अंदर जहां पैनिक और फेयर हो रहा है, किस प्रकार से संयम बना के रखते हैं, किस प्रकार से अपनी ट्रेडिंग डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये आपने सही बात कही कि ऐसे में डिसिप्लिन बहुत काम आती है। निकुंज, और एक बड़ी खबर मार्केट्स के लिहाज से, और इनफैक्ट हमने ईटीना और स्वदेश पर काफ़ी समय से इसके बारे में लगातार जानकारी दी है, अहेड ऑफ स्ट्रीट, एलआईसी का आईपीओ
फाइनली DRHP भी फाइल हो गया है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आई वुड से रिफॉर्म है या फिर सिग्नल है कि जिसे ज्वेल ऑफ द क्राउन कहते हैं, ऐसी कंपनी में सरकार डाइवेस्ट करने जा रही है और वो भी एक ऐसी कंपनी जो लिस्ट होने पर शायद भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी बने, ना सिर्फ फाइनेंशियल सर्विस स्पेस की बट अदरवाइज ऑल्सो। LIC के IPO को आप कैसे देख रहे हैं? वीर, आपने एकदम सही कहा कि यह एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी बात है। यह बात इम्पॉर्टेंट नहीं कि LIC पब्लिक जा रहा है, मगर LIC पब्लिक उस समय जा रहा है जिस साल में हमने कुछ महीनों पहले एयर इंडिया देखा था। तो जिन लोगों ने एक प्रश्न चिन्ह सा उठाया था कि भाई गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के सक्रिय नहीं है, उनके डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट मीट नहीं होंगे, सरकार ने पूरा जोर लगा करके इंश्योर करा कि LIC का इशू पब्लिक जाए। LIC का इशू पब्लिक जाना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज LIC का इंकॉर्पोरेशन जब हुआ था, जब एक डिफरेंट सिनारियो था, इसके लिए एक डिफरेंट सेटअप है, डिफरेंट मल्टीपल रेगुलेटर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, मल्टीपल अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ी थी, मूल्यांकन का जो प्रोसेस था काफ़ी लंबा चढ़ा था। मगर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 5% ही सही, 5% को लेकर के LIC इस समय पब्लिक जा रहा है। LIC जो ब्रांड है मिहिर, उस ब्रांड को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। देश का भरोसा, हमारा सबका भरोसा, LIC गिव्स यू दिस कॉन्फिडेंस। LIC का जो 5% इशू जा रहा है पब्लिक, तो इसका मतलब ये है कि LIC का जो फ्री फ्लोट रहेगा मिहिर काफ़ी कम रहेगा, क्योंकि LIC को लेकर के एक्साइटमेंट रहेगा। अगर आप भारत में बुलिश हैं, आपको LIC में बुलिश होना पड़ेगा। एक ऐसा सेक्टर है और उसमें एक ऐसी कंपनी है जिसको उस सेक्टर का दादा बोला जा सकता है। तो ये मस्ट हैव हो जाएगा जो इंडिया में बुलिश है उन लोगों के लिए। इसके अंदर हम यह भी जानते हैं कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स को डिस्काउंट मिलेगा। तो इस इशू को लेकर के एक तो कॉन्फिडेंस आ रहा है रिफॉर्म प्रोसेस को लेकर के। सेकंड, एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि एक भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक जा रही है, जो कि हिस्ट्री इन मेकिंग है। तीसरा, डिस्काउंट मिलने वाला है। और चौथा, मेरा यह भी मानना है मिहिर कि कुछ प्रकार की जो सेलिंग हुई है इस समय मार्केट्स के अंदर, वो LIC के लिए भी हुई है, बिकॉज LIC को लेकर के काफ़ी लोगों ने स्पेस बनाई है। तो हो सकता है कि LIC का इशू जब आए, उसको लेकर के जो तकनीकी सेलिंग FI की आई है वह भी रुक जाए। निकुंज, मेरे को एक क्वेश्चन आपसे और पूछना है, वो छूट ना जाए मेरे से, इसलिए वो ABG शिपयार्ड को लेकर 22,000 करोड़ रुपए का एक मामला सामने निकल के आया, जिसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, FIR भी हुआ है। मार्केट ये समझना चाहता है, या काफ़ी इन्वेस्टर्स ये जानना चाहते हैं कि डिस्काउंटेड था, ये पहले से NPA तो हो चुका था, आज बैंक निफ्टी पे या बैंकिंग काउंटर्स पे टिपिकली कुछ ज़्यादा आंच तो नहीं आएगी इसकी? देखिए, अगर किसी बैंक ने अपनी बैलेंस शीट में किसी अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया है, तो उसके बाद उसके अंदर कुछ भी अगर कॉर्पोरेट डेवलपमेंट होता है, तो बैंक्स की बैलेंस शीट में परिवर्तन नहीं आएगा, बिकॉज उसको मैंने ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया है। अगर कुछ भी रिकवरी होती है तो बैंक्स की बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि आपने इसको राइट ऑफ कर दिया है, तो आपको राइट बैक मिलेगा। जैसे कि देख, बैंक्स एक प्रकार की एक साइकिल फॉलो करते हैं जी। 90 दिन के अंदर आपने नहीं दिया तो आपका कैटेगरी होगा, उसके बाद आपने नहीं दिया तो आपको NPA बना दिया जाता है, फिर NCLT में जाता है। ये प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस था, इसने 2015 से 2018 या 2014 से लेकर 2018-19 तक बैंक्स को काफ़ी कर्ज दिया था। मगर अभी साइकिल उल्टी चल रही है। SR को रेजोल्यूशन हो गया, भूषण स्टील हम जानते हैं कि वो टाटा के पास आ चुकी है, DHFL अब पिरामल के पास है, ABG शिपयार्ड को भी लेकर के हम जब जानते हैं कि काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था। तो ABG शिपयार्ड क्योंकि NPA बैंक से अपनी बैलेंस शीट में ले लिया, उनको परिवर्तन नहीं मिलेगा। मगर अगर ABG शिपयार्ड को लेकर के कुछ रेजोल्यूशन आता है, आज नहीं आएगा, हो सकता है 6 महीने लगे, साल भर लगे, पर कुछ भी रेजोल्यूशन आता है, नया बिडर आता है, और अगर NCLT से निकल करके कंपनी वापस कोई इसका अधिग्रहण करता है, तो बैंक्स को इसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा होगा। देखिए, बैंक्स का डिम्पी टर्निंग पॉइंट कब आया कॉर्पोरेट बैंक्स का? जब बैड लोन स्टार्टेड बिकमिंग गुड लोन्स, क्योंकि सब बैंक्स ने बैड लोन्स प्रोवाइड करे हैं, और जब बैंक्स गुड लोन बनने लग जाते हैं, तो जाहिर है बैंक्स की जो बैलेंस शीट है वह वापस ठीक होने लगती है। निकुंज, बहुत बहुत शुक्रिया। आज सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आपने अपनी राय रखी, और अच्छी बात यह है कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत क्लीन एक व्यू पॉइंट आपने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आगे